नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम मंजू जी। जय सिया राम। सर, डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी के चुनाव के बाद से एकदम खामोश है, उनकी बोलती पूरी तरह से बंद हो गई है। क्या सदमा लग गया है उनको जिस तरह से ममदानी ने चुनाव जीता है? देखिए अंजू जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्शन था, पर उन्होंने अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी स्टेक पे लगा दी थी। यहाँ तक न्यूयॉर्कर्स को अपील की थी कि इस आदमी को आप इलेक्ट मत करिए, आपने इलेक्ट किया तो मैं आपकी फंडिंग बंद कर दूंगा या मिनिमम फंडिंग दूंगा। उसके बावजूद भी न्यूयॉर्कर्स ने इसको चुना है। और जब वो जीते थे, हमदानी ने खुला चैलेंज दे दिया है कि ये सिटी इमिग्रेंट्स ने बनाई है और एक इमिग्रेंट ही इसको लीड कर रहा है। और उन्होंने अपनी जो कैंपेन के टाइम पे उन्होंने जो ट्रांजिशन टीम होती है उसके अंदर एक पाकिस्तानी लीना खान को रख दिया है। अब ट्रंप एक तरह से सदमे में है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, और कहीं ना कहीं वो अब चुप बैठ गए हैं। 2-3 दिन से उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और एक तरह से उन्होंने ये भी बोल दिया है ममदानी ने कि मैं ट्रंप के लिए एक सरदर्द हूं। तो आप ये देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप सबको चुप करवा देते थे, ममदानी ने उनकी बोलती बंद कर दी है। आज ऐसा ही हालत हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से वो अब भारत के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए रेडी हो चुके हैं। उन्होंने बोला है कि मैं भारत जाने वाला हूं, अगले साल जाने वाला हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है भारत के सामने। और आप ये भी देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप आगे आके ट्रेड डील भी जल्दी अनाउंस करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर जो भारतीय थे उन्होंने ओवरवेलमिंगली उन्होंने वोट किया अगेंस्ट ट्रंप। ये वोट ममदानी के लिए नहीं था, दिस वॉज अ मैंडेट अगेंस्ट ट्रंप। और देखिए, गजाला हाशमी भी जीती थी वर्जीनिया से, और भी 2-3 जो है भारत मूल के एक और एक आदमी जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि डेमोक्रेट्स ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है अमेरिका का पॉलिटिकल लैंडस्केप। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग 37% आ चुकी है। अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगले साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर भी उनको हार नजर आ रही है। अब उसको रिबिल्ड कैसे करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। अब देखिए कैसे भारतीय समुदाय के लोगों ने पूरी तरह से रिपब्लिकन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को जिताया था, और डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो भारतीयों के खिलाफ ही जा रही हैं। तो ऐसे में न्यूयॉर्क में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, अगर उन्होंने ममदानी को सपोर्ट किया, तो आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने ठेंगा दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को। टैरिफ लगा लगाकर उन्होंने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उससे भारतीय समुदाय के लोग तो आहत है ना अमेरिका में। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी मानसिकता एक वाइट सुपरमेसिस्ट की है। उन्होंने रेशियल अटैक्स किया भारत के ऊपर, H1B वीजा को मुद्दा बनाया। क्या सिर्फ अमेरिका में क्या सिर्फ H1B वीजा है? क्या दूसरे वीजा नहीं है? H1B वीजा को उन्होंने मुद्दा बनाया, और H1B वीजा के अंदर 72% जो अप्लीकेशन जो आती है इंडियंस की है। जानबूझ के इंडियन को टारगेट किया गया भारत के, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, पीटर नवारो हो, लुडनिक हो, इन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की भारत के ऊपर। और एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कंटिन्यूसली 1 महीने तक भारत के खिलाफ प्रेशर डाला, फिर उन्होंने एडिशनल सैंक्शन डाला, फिर भारत को बोला कि आप रशिया से तेल लेना बंद करिए। मतलब एक तरह से आप देखिए, भारत के खिलाफ वो एक तरह से गांठ बांध के रह चुके थे, क्योंकि भारत ने मार्च मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस में अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स को तहस नहस कर दिया था। इस इस उसका भी सदमा पड़ा था, पर एक प्रॉब्लम ये थी, वो डिक्लेयर नहीं कर सकते थे कि नूर खान एयरबेस में अमेरिकन वेपन्स है। इसके लिए उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है उसको बुलाया, 2-3 बार बुलाया, भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की। पर भारत के प्रधानमंत्री को समझ में आ गया, मोदी जी को, कि मुझे इनके फोन कॉल उठाना नहीं है। कम से कम 4 बार इनको इग्नोर किया। इन्होंने बुलाया भी था कि आ जाओ व्हाइट हाउस में बात करते हैं, मोदी जी ने तो 2-3 बार तो फोन भी नहीं उठाया। अब ये देख रहे हैं कि जब शी जिनपिंग ने भी इनको ठेंगा दिखाया, तब पीट हेग्सेट ने राजनाथ सिंह के साथ 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद थोड़ी चीजें मूव ऑन होना चालू हो रही है। अब
वो बोल रहे हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, मोदी एक तरह से मैं इंडिया जाऊंगा, और अगले साल जो क्वाड को वो डिसमेंटल करने की सोच रहे थे, सडनली एक तरह से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में समझ में आ गया कि भारतीय का इम्पोर्टेंट कितना है। देखिए, भारतीय जो है, भारत जो अमेरिका में है, 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, 50 लाख लोग हैं। वो एक तरह से जो स्विंग स्टेट्स होते हैं, वहां पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोट किया था। ये देखिए, भारत के जो वहां पर जो प्रत्याशी थे, भारतीय मूल के प्रत्याशी विवेक रामास्वामी, उन्होंने भी इनके साथ कैंपेनिंग की थी। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि उन्होंने भारतीयों को टारगेट किया फ्रॉम डे वन। सबसे बिल्कुल। पहले बोल रहे थे आपको हमसे F-35 लेना है, आपको हम्म। रशिया से तेल खरीदना नहीं है। भारत ने बोला है कि हम अपने हिसाब से, अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से हम अपना निर्णय लेंगे। आप ट्रेड में कंसेशन चाहते हैं तो बजट में कंसेशन भी दिया था, और भी बोला था कि हम आपसे तेल खरीदना आगे कर देंगे, पर हम आपको आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हम वो भारत में अलाउ नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पर्सनली ले लिया। देखिए, डिप्लोमेसी में पर्सनली लेने से काम नहीं चलता, राष्ट्र बिल्कुल। हित देखना पड़ता है। बट एक तरह से समझदारी नहीं की, और उन्होंने भारतीय के अगेंस्ट इतने बोले कि वहां पर जो एंटायर इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, उन्होंने एक तरह से एकमुश्त होके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया। ऊपर से जेडी वैंस के जो बेटे हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि इन लोगों को हटा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका में ये जो वोट था, इट वाज नॉट अगेंस्ट, इट वाज नॉट फॉर ममदानी, इट वाज अ मैंडेट अगेंस्ट ट्रम्प। ट्रम्प के खिलाफ बिल्कुल। वोटिंग हुई है। उमेश जी, जिस तरह से भारत के जो लोग वहां पर गए थे, इलीगल तरीके से गए हो चाहे, उनको जिस तरह से बेड़ियों में जकड़कर वापस भारत भेजा गया, ये सब भी तो भारतीय समुदाय के लोग वहां देख रहे हैं ना। आप याद कीजिए मालदीव्स में क्या हुआ था, जवाब किसने दिया था? भारत की जनता ने, भारतीयों ने दिया था जवाब। जब वहां पर टूरिज्म को कितना बड़ा झटका लगा था, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मालदीव्स के नेताओं ने किया था पीएम मोदी के लिए, तो इस बार भी तो यही हो रहा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह का प्रोपेगेंडा डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ चला रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ चला रहे हैं, तो अमेरिका में बैठे भारतीयों ने तो जवाब दे दिया। देखिए, वो लाजमी था, क्योंकि भारतीयों जो हैं वहां पर जाके टैक्स भरते हैं 7 to 8%। 1.5% पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा कोई भी क्राइम में आप नहीं देखेंगे कोई भी हिंदू भारतीय रहेगा। आप वहां पर ये भी देख लेंगे कि जितने बड़े सीईओस होते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से, भले वो गूगल के हो या फिर दूसरी कंपनी के हो, सब जगह भारतीय रहते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीयों को ट्रीट नहीं किया। अब आप ये देखिए कि जो मेक्सिको सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स भेजता है, उसके साथ वो ट्रेड डील कर रहा है। जो चाइना की कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, अमेरिकन अमेरिकन जो वहां पे विश्वविद्यालय हैं, वहां पर उनके पेटेंट को चुरा के वापस चाइना भेजता है। उनके ऊपर कुछ नहीं किया। पाकिस्तानी जो है, जो इस्लामाइजेशन कर रहे हैं अमेरिका का, उनको कुछ नहीं किया। भारत को टारगेट कर रहा है। जो भारतीय उधर जाके अमेरिका की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे टैक्स भरते हैं, वहां पर एक तरह से नेशन को डेवलप करते हैं, उन्होंने उनको टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट था ये उनके अगेंस्ट था, और उनके क्रेजी मागा सपोर्टर्स के लिए भी एक तरह से एक चेतावनी थी। अब ऐसा है कि लॉरा लूमर बोल रही है कि देयर इज अ जिहादी, इस्लामिक जिहादी टेक ओवर ऑफ अमेरिका। ये वही लॉरा लूमर है जिसने भारतीयों के अगेंस्ट भी बोला था। अब इन अमेरिकों को समझ में आ रहा है कि भारत के साथ अगर वो रहते, भारत के साथ अगर वो ठीक तरह से रहते, तो हम एक तरह से काउंटर फोर्स बन सकते थे। जो भारतीय हिंदू हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। वहां पे वो वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं, पर इनविजिबली होके वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमको जो हमारी जो साइलेंस है, उसको एक तरह से इन्होंने हमारी मजबूरी समझ के हमको एक तरह से पंचिंग बैग्स बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ममदानी जीता है, और डोनाल्ड ट्रंप की साख गिरी है। एक तरह से उनको मुंह की खानी पड़ रही है, और इसी के लिए 3-4 दिन से उन्होंने मुंह नहीं खोला है। और आप देखो ना कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी को कैसे टारगेट किया गया, बार बार कहा गया कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। हम तो नहीं गिनते, लेकिन हमारे देश का विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, वो तो गिनती गिन रहे कि 53 बार बोला, 54 बार बोला। और ये झूठ
लगातार बोलते रहे डोनाल्ड ट्रंप। तो इस झूठ ने भी तो उनकी नैया को एक तरह से डुबो दिया है ना। अमेरिका में भारतीय जो रहते हैं दिल से तो भारतीय है ना, भले ही अमेरिका की नागरिकता ले ली हो, लेकिन जहां पाकिस्तान का मामला आता है वहां तो भारत के साथ खड़े हैं। तो वो सब मुद्दे भी तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट गए ना। देखिए, ममदानी को तो जीतना ही था, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेडिशनली वो एक डेमोक्रेटिक बेस्टियन है। बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के एंड्रू कुओमो के सपोर्ट किया। उन्होंने एक तरह से बताते थे कि कितने डेस्परेट थे कि ममदानी ना जीते। उन्होंने एक तरह से अपनी अपनी जो साख है वो भी दांव पे लगा दी थी, क्योंकि ममदानी को सपोर्ट मिल रहा था जॉर्ज सोरोस और एलेक्स सरोस से। दोनों ने ममदानी के कैंपेन में $37 मिलियन लगाए थे। और ये और एक चीज है, जब ममदानी जीतते हैं ओपनली ट्रंप को एक तरह से चुनौती देते हैं। वहां पर उन्होंने बोला है कि मैं ट्रंप के लिए नया सरदर्द हूँ। और एक और एक चीज देखिए, उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं प्राउड मुस्लिम हूँ। देखिए, ममदानी की जो मदर है मीरा नायर, वो हिंदू है, पर फिर भी वो अपने आप को मुसलमान बोल रहा है। एक तरह से ये वो एक तरह से मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से करारा जवाब है। उनकी साख जो है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है इसके बाद। अब वो चुप बैठ रहे हैं, भारत के साथ टाइज रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल जब उनको क्वेश्चन पूछा गया तो बोले थे कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। और एक तरह से जो बातचीत का टोन था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो सब खत्म हो चुकी है। जो उनका जो ईगोइस्टिक बिहेवियर है, कल वो दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल। और ममदानी के पिता जो है गुजराती मुस्लिम हैं, तो इसीलिए उनको भारतीय मूल का कहा जाता है और शायद वो इसीलिए अपने आप को प्राउड मुस्लिम भी कह रहे हैं। पर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका से अवैध तरीके से आए प्रवासियों को बाहर करना चाहते थे, उनके लिए तो अब सिरदर्द ये हो जाएगा कि हो सकता है बाकी हिस्सों के सारे प्रवासी भी वहां जाकर बैठ जाए, इमिग्रेंट्स। क्योंकि उनके लिए तो एक तरह से सेफ जगह हो गया ना न्यूयॉर्क। जब खुद ही कह रहे हैं कि प्रवासियों का शहर है, ममदानी ये कह रहे हैं, मेयर बन गए हैं, उनके लिए बड़ी सारी फ्रीबीज भी शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका के अंदर ही एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है न्यूयॉर्क की। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो सादिक खान ने जो लंदन का हाल किया था, सिमिलर थिंग ममदानी करने वाला है न्यूयॉर्क के लिए। अभी रिसेंटली एक नया रिपोर्ट आया है कि वहां पर 25% न्यूयॉर्कर्स एक तरह से अपनी न्यूयॉर्क छोड़कर यूएसए के दूसरे हिस्से में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और एक तरह से आप ये देखिए कि वहां पे मैसिव रिलोकेशन होने वाला है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को मैं बसाऊंगा, मैं उनके लिए फ्री ग्रोसरी स्टोर्स खोलूंगा, मैं उनको फ्री राइड्स देने वाला हूँ, रेंट का कैपिंग करने वाला हूँ, बिलियनर्स के ऊपर टैक्स डालने वाला हूँ। सिटी के अंदर मैं एक तरह से सोशलिस्ट वेलफेयर स्कीम लेके आऊंगा। वो डिफंड करेंगे, न्यूयॉर्क एनवाईपीडी को डिफंड करेंगे। और वो एक तरह से नया पुलिस फोर्स बनाएंगे जिसको बोलेंगे मुस्लिम कम्युनिटी फोर्स। और मुस्लिम कम्युनिटी फोर्स के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। और ये एक तरह से बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो न्यूयॉर्क के जो कम्युनिटी नेबरहुड है, मैं उनको रिप्लेनिश करूंगा, मैं उसको रिवाइटलाइज करूंगा। बट वहां पर जो क्रिटिक्स बोल रहे हैं वो एक तरह से रिप्लेसमेंट थियरी है। और आपने जैसे बोला है, जितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, जितने बड़े जिहादी माइंडसेट के जो लोग हैं, उनको वहां पे बसाया जाएगा। और इमीडिएटली आप ये देख लीजिए कि कल यूएसए के अंदर यूएसए के फ्लैग को हटाया गया। ट्रंप टावर्स के सामने बैठ के इन्होंने इबादत की है। एक तरह से शक्ति परीक्षण चालू कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला है कि क्विक रिएक्शन फोर्स हमको बनाने की जरूरत है, जो फेडरल गवर्नमेंट के कमांड में रहेगी। अगर फ्यूचर में अमेरिका की मेजर सिटीज में कभी कोई दंगे होते हैं तो ये क्विक रिएक्शन फोर्स इमीडिएटली उसका जवाब दे सकती है। अमेरिका में हालत ऐसी है कि जो वहां की जो पुलिस फोर्स है उनको एक तरह से डिफेंड कर दिया है। और वो एक तरह से उनको एक तरह से पैरालाइज कर दिया। आप उनके ऊपर एक तरह से बहुत कम्युनिटीज के ऊपर आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वहां पर जो कम्युनिटी वेलफेयर के नाम से इस्लामाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पर एक तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको खत्म किया जा रहा है। और वहां पे जो रूलिगन्स है, रफियंस है, ड्रग माफियाज है, किलर्स है, सबको लाके बसाया जाएगा। और न्यूयॉर्क के अंदर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है
वो खराब होने वाली है। एक और एक चीज है कि लंदन में जैसे ग्रूमिंग गैंग्स को बढ़ाया गया था, वैसे ही न्यूयॉर्क में बढ़ाया जाएगा। और आपको सबको मालूम है कि यूरोप के बहुत सारे जो सिटीज है, भले ही आप पेरिस ले लीजिए, आप इसको एम्स्टर्डम ले लीजिए, या स्वीडन का स्टॉकहोम ले लीजिए। स्वीडन की स्टॉकहोम इज नोन एज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क भी जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा, और वहां पर सिचुएशन एक्सट्रीमली एक तरह से खराब होती जा रही है। न्यूयॉर्क इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अमेरिका का फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है। उसकी जो जीडीपी है 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स की है अमेरिका के अंदर, और अगर उधर कुछ प्रॉब्लम होता है उसका रिपल्स आएगा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी। तो बहुत बड़ा रीलोकेशन होने वाला है अमेरिका में, और इससे कैसा वो होगा, वो मतलब न्यूयॉर्क कैसे बनेगा, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अगले 4 साल में ममदानी जो है न्यूयॉर्क को खत्म कर देगा। इट विल बिकम द डेन ऑफ ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज। पर एक चीज और है, जैसे आपने कहा ना कि जो भारतीय समुदाय के लोग नाराज थे डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने ममदानी को वोट किया। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ममदानी किस तरह से पीएम मोदी का विरोध करता है, कैसे जहर उगलता है। अभी चुनाव से पहले वो न्यूयॉर्क में गुरुद्वारे में गया था, वहां जाकर भी उसने जहर उगला। वो जो उमर खालिद है 2020 की दिल्ली दंगों का आरोपी, उसकी चिट्ठी पढ़ता है वहां खड़े होकर, उसकी डायरी पढ़ता है, उसको डिफेंड करता है। तो भारतीय मूल के लोगों को यह भी तो समझना होगा ना कि ट्रंप का विरोध करने के चक्कर में वो किसका समर्थन कर रहे हैं। ममदानी ने आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन को अपोज किया है। जब हिंदू सभ्यताओं को उन्होंने एक तरह से अपमान किया है। उन्होंने जब राम मंदिर बना था उसके ऊपर भी उन्होंने वो क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने सारा जो इनका एजेंडा है वो पाकिस्तानी का फेवर वाला एजेंडा है, और वो पैलेस्टाइन के समर्थक भी है। उनको सपोर्ट आया था हमास की, जो एक हमास ने उनको फंड किया था। जब वो जीते हैं, उनको आईसिस ने उनको चिट्ठी लिखी है। और एक तरह से ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन है और आपको उसमें मोदी जी का नाम लेने की क्या जरूरत है। और एक तरह से वो अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं कि अमेरिका में कि मैं फ्यूचर प्रेसिडेंट भी बन सकता हूँ। ये एक तरह से ऑप्टिक्स होता है। अब देखिए, उन्होंने फ्री में तो बहुत कुछ बोल दिया है, अब उसको फंड कैसे करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ममदानी के लिए वो होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया कि मुझे मूड बंद रखने की जरूरत है, सारी स्पॉटलाइट इसके ऊपर डाल दो। अब ये अगर धीरे धीरे इसके सारे जो पुराने चिट्टे हैं, जो जितने भी कारनामे हैं, पुराने वीडियोस हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। वर्ल्ड ओवर जो लंदनर्स है वो बोल रहे हैं कि न्यूयॉर्क वालों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। आज लंदन के अंदर जो व्हाइट्स की पॉपुलेशन है इट इज ओनली 36%, मुस्लिम पॉपुलेशन इज 15%। फिर भी वो देखिए कि वहां पर एक तरह से पैरेलल शरिया कोड चल रहा है। सिमिलरली ये न्यूयॉर्क में भी होने वाला है। न्यूयॉर्क में ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी पेट्रोल फोर्स चालू हो गई है। उनकी जो गाड़ी है वो एनवाईपीडी की गाड़ी के जैसे मिलती है, और वहां पे जो ड्राइवर्स है वो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। और बताया जाता है कि उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी बोल दिया किसी ने भी, उनको इस्लामोफोबिक बोल दिया जाता है। तो एक तरह से जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक रैपिड जिहादीफिकेशन एंड इस्लामाइजेशन ऑफ न्यूयॉर्क वो चालू हो रहा है। और एक और एक चीज, न्यूयॉर्क में होने के बाद बहुत जगह जैसे ब्रिटेन में हुआ है, बहुत सारे मुस्लिम्स मेयर बने, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में भी होने की एक तरह से आशंका है। हैरानी की बात तो ये है उमेश जी कि न्यूयॉर्क के लोगों ने ममदानी को वोट करने से पहले एक बार भी 9/11 को याद नहीं किया। जिन आतंकवादियों ने ट्विन टावर को उड़ाया था, कहां से आए थे वो? पाकिस्तान से आए थे, अलकायदा के आतंकवादी थे। और पाकिस्तान की ही वो जो लीना, आप बता रहे लीना खान या रीना खान, उसको अपने साथ जोड़ लिया है ममदानी ने। तो किस तरह से बिहेव किया न्यूयॉर्कर्स ने, इतनी जल्दी भूल गए वो इतने बड़े आतंकवादी हमले को। देखिए, न्यूयॉर्क में मुस्लिम पॉपुलेशन 1% ही है। सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है। और वहां पर एक तरह से इसका आना, मेरा मानना है कि एक केयरफुली क्राफ्टेड कैंपेन है जो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी ने किया है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को चुप करवाया जाए। और वहां पर एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक तरह से इस्लामिस्ट और अल्ट्रा लेफ्टिस्ट के सामने हथियार डाल दिए हैं।
और उन्हें अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी उनको तवज्जो नहीं है। उनका एक ही एक चीज़ है कि अमेरिका के अंदर किस हिसाब से इस्लामाइज़ेशन को बढ़ावा मिलेगा। एक और एक चीज़ देखिए, अमेरिका में 50 स्टेट है, 23 स्टेट के अंदर आज भी डेमोक्रेट्स का रूलिंग है और वो एंटी ट्रम्प टू द कोर है। फॉल्ट लाइन्स इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका के अंदर बताया जाता है कि सिर्फ 4 स्टेट जो है, पूरे अमेरिका का खर्चा निकाल रहे हैं। कैलिफोर्निया जैसा स्टेट बोलता है मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। एक तरह से अमेरिका का जो विघटन है, यूएसएसआर जैसा, लोग उसकी भी बातें चालू कर चुके हैं। फॉल्ट लाइन्स इतना बढ़ चुका है और वहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आंखों देखे नहीं सुहाते हैं। देखिए कितना भी हो जाए, अगर आपके आपके कॉलोनी में, आपने भारत में देख लीजिए, अगर आपके कांग्रेस सपोर्टर भी होगा, अगर हम कोई फंक्शन में मिलते हैं, हम सारी पॉलिटिकल जो है वो उसको दरकिनार कर देते हैं। बट वहां पर लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी के साथ इतना वो लोग तवज्जो दे रहे हैं कि अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट को बोल चुके हैं। डेमोक्रेट्स जो है रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट हो चुके हैं, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट हो चुके हैं। इनको हराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए 2020 में सिटिंग प्रेसिडेंट को बिग टेक ने डिप्लेटफॉर्म किया था। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बहुत खराब हो चुकी है और वहाँ पर फॉल्ट लाइन्स इतने बढ़ चुके हैं कि अमेरिका के अंदर शायद अगर ऐसे ही चलता रहा, तो अमेरिका का भी विघटन सोवियत यूनियन जैसा हो सकता है। और दूसरी तरफ ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि अगर ये चुनाव जीत जाएगा तो मैं फंड नहीं दिया करूंगा। क्या ये वो कर पाएंगे ये सब कुछ? आप सोचिए, कहने को अमेरिका बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन ये क्या डेमोक्रेटिक बातें कि आप फंड नहीं रिलीज करेंगे? आप सोचिए, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या मतलब हुआ इनका? देखिए वो मिनिमम फंडिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम में क्या करेंगे, उनकी जो मीडिया है, ट्रम्प समर्थित मीडिया है, वो ममदानी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ममदानी के एक-एक प्रोमिसेस को उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। आपको भी मालूम है कि चुनाव में रह के ऑपोजिशन में आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप फ्रीबीज़ बात कर सकते हैं। पर जब अमेरिका के अंदर आज एक तरह से शटडाउन है, 38 डेज़ हो गया है, और ये भी देखिए कि वहाँ पर अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है। 5% ऑफ द अमेरिकन वर्कफोर्स के पास सैलरी नहीं मिली है और वहाँ पर जो ये अभी इम्पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास है, वो जल्दी खत्म भी नहीं हो रहा है। उस टाइम पे ये जो ममदानी है, कैसे फंड करेंगे? अब वो फंडिंग कम कर देंगे, वहाँ पर सिचुएशन चरमरा जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ पर राइट्स चालू होके अमेरिका में वो मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। जैसे शी जिनपिंग और अभी पुतिन ने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घोषित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बने। इसके लिए ये उन्होंने एक तरह से चाल खेली थी। और एक चीज़ आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ नहीं है। वो एक बिज़नेसमैन है। उन्होंने अपना फ़ायदा भी देखा। उनको ये भी मालूम था कि जिस हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज़ खेली है, तो अगले मिड टर्म इलेक्शन वो शायद हार सकते हैं। इसके लिए इस जो मेयर इलेक्शन है, जिसमें उनका हारना लगभग तय था, जानबूझ के उन्होंने अपनी साख लगाई ताकि लोगों को लगे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को मजा चखा दिया है। अब वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अब वो भारतीयों के साथ सही तरीके से बातचीत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने को तैयार हो रहे हैं। 3-4 दिनों से उन्होंने मुँह भी नहीं खोला है। तो मेरा ये मानना है कि अगला मिड टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप अभी से तैयारी चालू कर चुके हैं, जो अगले नवंबर 2026 में होने वाला है। ये मेरा मानना है कि तब तक ममदानी को एक तरह से पोस्टर बॉय बना के रखेंगे और उसके जितने भी फेलियर्स है, उसको बताएँगे कि ये देखो, ये मुसलमान को आपने एक तरह से आपने इनएक्सपीरियंस जो रिफॉर्मिस्ट है, उसको आपने चुना है और इसने पूरे न्यूयॉर्क का बंटाधार कर दिया है। अब लॉरा लूमर ने भी बोला है कि 2026 और 2028 इलेक्शन में ये माइग्रेशन इश्यू बहुत बड़ा इश्यू बनने वाला है। और ट्रंप ने एक और एक कार्ड खेला है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का कार्ड भी खेला है, जिसमें G20 में भी जाने से मना कर दिया है और उन्होंने नाइजीरिया को भी वहाँ पे वार्निंग दी है कि आपने अगर क्रिश्चियंस को कुछ किया तो मैं आपके ऊपर बम्बार्डिंग करूँगा। तो क्या कर रहे हैं, वो अपना जो सपोर्टर है, मागा सपोर्टर और व्हाइट क्रिश्चियन बेस है, उसको ब्रॉडन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि आगे जाके इंटरेस्टिंग टाइम्स रहेगा अमेरिकन पॉलिटिक्स में, क्योंकि अमेरिका को उनका केजरीवाल मिल गया है
और वो ममदानी जो है वहां पर एक तरह से बैठ के ट्रंप को छोड़ने वाला नहीं है, और ट्रंप भी इसका कुछ ना कुछ जवाब पक्का देंगे। ट्रंप भी चुप बैठने वाले में से नहीं है, अभी भले ही चुप है वो। बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं है, लेकिन उनको मिड टर्म में अपनी हार का डर भी सता रहा है, इसीलिए शायद तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और जोहानिसबर्ग भी नहीं जा रहे हैं साउथ अफ्रीका G20 के लिए। पहले ऐलान कर दिया कि वहां पर भी व्हाइट फार्मर्स के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उससे वो बड़े आहत है। तो अब से ही कह रहे क्रिश्चियनिटी का कार्ड भी खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरदर्द तो बन गया है ममदानी उनके लिए। अब इस सरदर्द को भगाने के लिए वो भारत के किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा खाते हैं या पीएम मोदी से दवा मंगवाते हैं, ये सब देखना भी बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक चीज और है, अभी नवंबर का महीना शुरू हो गया है, हर कोई कह रहा था कि 20, 22, 25, 26 नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाएगा, लेकिन उसके आसार फिलहाल तो बहुत कम नजर आ रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी उमेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।